दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जनरल साइंस का टॉपिक है ऊर्जा। और ऊर्जा में हम लोग पहले देख चुके हैं यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग समझेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु के स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो पहला चीज हुआ कि स्थितिज ऊर्जा है जो स्थिति के कारण पैदा होता है, वस्तु की स्थिति के कारण पैदा कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिसे हमें स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु को आप छत पे रख दिए, जैसे ईंट को छत पे रख दिए। अब ईंट को छत पे रख देने के चलते वह ईंट यदि गिरता है तो आपको भारी चोट लग सकता है, जबकि वही ईंट जमीन पे पड़ा हुआ था और आपको छू रहा था तो चोट नहीं लग रहा था। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिए, ठीक है, उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा है जो वस्तु के स्थिति के कारण होता है। चाहे आप ऊंचाई पे किसी वस्तु को रख देते हैं धरातल से, या उस वस्तु को एक तरह से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं या खींचते हैं। यदि खींचने लायक वस्तु रहता है, जैसे स्प्रिंग खिंचाता है, उसे खींचते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसके चलते उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है और उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला बनता है। तो स्थितिज ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर P बराबर mgh होता है, ठीक है, mgh होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग को स्थितिज ऊर्जा का इसी फॉर्मूला को देखना है। बाद में हम लोग स्प्रिंग के केस वाले भी स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग एक तरह से धरातल से या पृथ्वी से कोई वस्तु को ऊंचाई पे ले जाते हैं और उस समय जो ऊर्जा संचित होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे P बराबर mgh, यहाँ पे m है जो उस वस्तु का द्रव्यमान है। जैसे आप चलिए मकान है और मकान को एक तरह से यहाँ पे आप ईंट रख दिए हैं, यहाँ पे क्या है, ईंट को रख दिए हैं, तो ईंट का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ईंट का अपना द्रव्यमान है, साथ ही साथ आपको मालूम है गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी है जो एक त्वरण लगाती है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यदि वस्तु ऊंचाई पे है या धरातल पे है तो जी है जो काम करता है, तो ये आपका जी हो गया। और साथ ही साथ ऊंचाई मतलब वस्तु धरातल से, ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है तो धरातल से कितना ऊंचाई पे रखा हुआ है, यदि इस तीनों का गुना कीजिएगा, ईंट का द्रव्यमान गुना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, तो आपका ईंट का स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। यही ईंट है जो जब जमीन पे रखी हुई थी तो इस ईंट में कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं था, या स्थितिज ऊर्जा इस ईंट का शून्य था, क्योंकि जब इस ईंट को मात्र जमीन पे रखते हैं, यहाँ पे है धरातल पे है, तो एच आपका क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं है। तो वस्तु की स्थिति के कारण यदि ऊर्जा संचित होती है उसे हमें स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको गतिज ऊर्जा के बारे में भी बताया था। तो आज हम लोग को तुलना करना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हम आपको 4 केस देंगे, 4 तरह का केस देंगे। आपको बताना है कि उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा है कि दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले तो आपको फॉर्मूला ज्ञान होना चाहिए गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। और स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ठीक है। अब हम आपको 4 केस देंगे, आपको बताना है कि किस में स्थितिज ऊर्जा होगा और किस में गतिज ऊर्जा होगा, या किस में दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। यह प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए केस शुरू करते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, पहला केस। वस्तु स्थिर है, दूसरा केस, इसको केस 1, केस ये 1 हो गया आपका। दूसरा केस, वस्तु गतिशील है, ये केस 2। केस नंबर 3 यहां पे आते हैं, केस 3। और यहाँ पे वस्तु है जो स्थिर है, स्थिर है, और इसका अपना कुछ ऊंचाई है, इस ऊंचाई का नाम है h, ठीक है। h ऊंचाई पे वस्तु है जो स्थिर है। केस नंबर 4 देखिए, वस्तु गति में है, गतिशील है, ठीक है। ये केस 4 हो गया, केस 4। ये भी है जो पृथ्वी तल से ऊंचाई पे है। ये 4 केस आपका दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, वस्तु है तो वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो चलिए यहाँ पे m सभी में लागू होता है, ठीक है। m सभी में रहेगा। यदि वस्तु है तो वस्तु का अपना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। उसी तरह से g, आप देख रहे हैं कि कुछ वस्तु है जो पृथ्वी के सतह पे हैं, जबकि कुछ वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर हैं। तो जी है जो नॉर्मल सभी के लिए लागू होता है, तो जी भी कॉमन है, ठीक है। अब प्रश्न आता है, गतिज ऊर्जा में आपको भी देखना है और स्थितिज ऊर्जा में आपको एच देखना है। मतलब वस्तु के बारे में जानना है, किस वस्तु का गतिज ऊर्जा है कि नहीं या स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं। इसका क्या ट्रिक बनता है, इसका जो ट्रिक बन रहा है आपका गतिज ऊर्जा के लिए भी चेक कर लीजिए और स्थितिज ऊर्जा के लिए एच को चेक कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। केस 1, केस 1। तो केस 1 में आप देख रहे हैं, केस 1। तो केस 1 में क्या देख रहे हैं कि पहले आप गतिज ऊर्जा देखिए। तो यहाँ पे h बराबर यहाँ पे 0 है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पे नहीं है, h बराबर 0। तो h बराबर 0 है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी 0, स्थितिज ऊर्जा भी इसमें 0, क्योंकि ऊंचाई नहीं है। जब ऊंचाई नहीं है तो ये 0 आ गया, m गुना g गुना 0 बराबर 0। उसी तरह से आप स्थिति गतिज ऊर्जा में भी को चेक कीजिएगा, तो भी बराबर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इस वस्तु का गतिज ऊर्जा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे के बराबर 0, ठीक है। इस केस में गतिज ऊर्जा भी नहीं है और साथ ही साथ इस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा भी नहीं है, जब वस्तु है जो पृथ्वी पे रखा हुआ है। चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस 2, केस नंबर 2 में क्या देखते हैं कि हाइट। तो हाइट तो नहीं है इस वस्तु का, क्योंकि पृथ्वी तल पे या पृथ्वी के सतह पे ये वस्तु है जो गतिशील है, तो h नहीं है, तो h बराबर 0। तो इसका स्थितिज ऊर्जा भी 0 होगा, P बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से अब गतिज ऊर्जा जब चेक करना है तो v को देखिए। तो यहाँ पे इस वस्तु का गति है तो v = नॉट 0, तो इसका गतिज ऊर्जा भी 0 नहीं होगा। तो के
बराबर नॉट जीरो। ये केस नंबर 2 का है। चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या देख रहे हैं कि H, चलिए तो H है जो पृथ्वी तल से ऊंचाई पे वस्तु है, तो H इक्वल टू नॉट जीरो, तो इसका स्थितिज ऊर्जा भी नॉट जीरो होगा, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नॉट जीरो। ठीक है, जैसा कि कोई वस्तु है जो छत पे रखी हुई है, तो हर एक वस्तु जो छत पे रखी हुई है या पृथ्वी तल से ऊपर रखी हुई है, उसमें आप समझ जाइए कि उसका अपना स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि उस वस्तु का m भी है, उस वस्तु पे g भी काम कर रही है, तो और ऊंचाई भी उसको मिल गया। तो वही चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं इस केस में। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब v को चेक कर लीजिए कि वस्तु है जो ऊंचाई पे तो रखी हुई है लेकिन स्थिर है, जैसे छत पे रखा हुआ ईंट, यहाँ पे वेग नहीं है, वेग बराबर जीरो, तो यहाँ पे के बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, के बराबर क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। ऊंचाई पे होते हुए भी कोई गतिज ऊर्जा इसमें नहीं दिखाई दिया। चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 4। केस 4, केस 4 में देखिए फिर H देखिए, तो फिर है कि पृथ्वी तल से ये वस्तु ऊंचाई पे है, तो H इक्वल टू नॉट जीरो, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नॉट जीरो। आगे देखते हैं इसमें भी गति, इस वस्तु में गति भी है, तो v इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पे जो गति है जो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इस वस्तु का गति है, तो यहाँ पे जो के जो है इज आल्सो नॉट जीरो। अर्थात इस केस में जब वस्तु ऊंचाई पे है और वस्तु गति कर रहा है, तो अब कह दीजिएगा उस केस में इस वस्तु का अपना स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। यदि छत पे आप दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको कहा जा सकता है कि आप में इस समय स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, जबकि यही मान लिया जाए कि वस्तु छत पे रखी हुई है, जैसे ईंट है जो छत पे रखी हुई है, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा तो था लेकिन उसका गतिज ऊर्जा नहीं था। इस केस में देख रहे हैं केस 2 में कि धरातल पे कोई वस्तु चल रही है, जैसे बस है जो जमीन पे चल रही है। ठीक है, जब बस चल रही है तो उस समय आप क्या देख रहे हैं कि बस का स्थितिज ऊर्जा नहीं हो रहा है, जबकि बस से जो गति में है इसी कारण इसमें गतिज ऊर्जा है। और जब वस्तु पृथ्वी पे इसी तरह रखी हुई होती है, तो उसमें न स्थितिज ऊर्जा होता है न ही गतिज ऊर्जा होता है। चलिए हम उदाहरण भी देखकर आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे उदाहरण पूछा जाता है। पूछेगा कि दौड़ता हुआ लड़का है ना, जमीन पे दौड़ता हुआ लड़का, उसमें बताएं किस प्रकार का ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा की दोनों। उसी तरह से कभी पूछ देगा उड़ती हुई चिड़ई, अब उड़ती हुई चिड़ियां हैं उसमें किस प्रकार का ऊर्जा है, तो आपको बताना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। चलिए तो आगे कुछ उदाहरण देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और जिसमें दोनों तरह की ऊर्जा संचित है। चलिए पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू हुआ था स्थितिज ऊर्जा का, और स्थितिज ऊर्जा में आपको बताए थे कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण यदि ऊर्जा संचित हो जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया, मान ले कि आप गद्दा को दबाए हुए हैं, दबा हुआ गद्दा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। उसी तरह से आप धनुष को खींचे हुए हैं, ठीक है ना, धनुष को आप खींचे हुए हैं, गुलेल को खींचे हुए हैं, तो एक प्रकार से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। ठीक है, तो चलिए इसका
इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला है दबा हुआ गद्दा, दबा हुआ गद्दा। उसी तरह से तना हुआ स्प्रिंग, ठीक है, तना हुआ स्प्रिंग, गुलेल, धनुष इत्यादि, ठीक है। ये सब में आप देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा है। उसी तरह छत पे रखी हुई ईंट, छत पर रखी हुई ईंट, है ना। ठीक है, इसमें हो गया आपका दबा हुआ गद्दा। ये सब आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एग्जाम में कुछ भी लिया जाता है कि बताइए किसमें है जो स्थितिज ऊर्जा है और किसमें गतिज ऊर्जा है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण। तो गतिज ऊर्जा, तो जैसा कि हम पहले की क्लास में बता दिए हैं कि गति के कारण किसी वस्तु में ऊर्जा आ जाती है। गतिशील होने के चलते किसी वस्तु में ऊर्जा आ जाएगा। जैसे जमीन पे कोई लड़का है जो दौड़ रहा है, तो दौड़ता हुआ बालक, उसमें है जो गतिज ऊर्जा आ गया। चलती हुई बसें या चलती हुई ट्रेनें, ये सब में गतिज ऊर्जा है। उसी तरह से हवा बहती है, तो हवा भी बहना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। पानी का बहना, ठीक है, पानी का भी बहना गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो अगला हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरण। गतिज ऊर्जा के उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिखिए, जमीन पे दौड़ता लड़का, जमीन पे दौड़ता लड़का। उसी तरह चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, और कहां पे, जमीन पे। उसी तरह बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ये सब है जो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे जिसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। इस केस में आप बोल सकते हैं कि जो पक्षी उड़ रहा है, जब पक्षी उड़ता है तो उसमें, पक्षी जब उड़ रहा है इसका मतलब उसमें कुछ ऊंचाई भी होगी। जब ऊंचाई है तो आप बोल सकते हैं कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। और साथ में पक्षी उड़ रही है, अर्थात पक्षी में वेग भी है, भी है, अर्थात उड़ता हुआ पक्षी, है ना, उड़ता हुआ हवाई जहाज या बस में बैठा, चलती बस में बैठा हुआ व्यक्ति, ये सब है जो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा का भी उदाहरण है। तो हम लोग इसका भी लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या देखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहना चाहिए और के भी रहना चाहिए। इसका क्या हम आपको ट्रिक बताए थे कि जी पोटेंशियल एनर्जी है तो हाइट रहना जरूरी है, और काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी रहना जरूरी है। यदि ये दोनों शर्त को पूरा करता है तो समझ जाइए उस वस्तु में दोनों तरह की ऊर्जा है। उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी, उसी तरह से उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसी तरह से छत पे दौड़ता हुआ लड़का, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, है ना, और बहुत सारा इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको मेन है जो कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है।
और है आपका स्थितिज ऊर्जा में। mgs तो हो गया नॉर्मल, जब ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी हुई है या पृथ्वी तल से ऊपर में है। स्प्रिंग के केस में भी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है। ये केस भी आपको समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्प्रिंग से संबंधित स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्रिंग के केस में स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्प्रिंग के केस में जो स्थितिज ऊर्जा बनता है, पोटेंशियल एनर्जी बनता है, पोटेंशियल एनर्जी बनता है, उसका फॉर्मूला है हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है। अब कहिएगा सर ये के क्या चीज है, ठीक है, ये के क्या चीज है, तो जो के है वो स्प्रिंग का नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक। और यहाँ पे जो x, ये तो आपका k हो गया, और ये जो x है मान लिया स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं। जैसा कि हम आपको परिभाषा में बताए थे कि जो स्थितिज ऊर्जा है, जो वस्तु की स्थिति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन होने के चलते ऊर्जा संचित हो जाता है। तो कोई स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं, उसका लंबाई क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो लंबाई में जो परिवर्तन का जो अंतर है उसी को हम लोग x से सूचित करते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन का अंतर, लंबाई में परिवर्तन का ये अंतर है। देखिए स्प्रिंग नियतांक है जो अलग अलग होता है, और एग्जाम में प्राय स्प्रिंग नियतांक आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए कि लोहा का स्प्रिंग है तो बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं, है ना। उससे मान ले कि कठोर बना दिया जाता है, मान ले कि कठोर बना दिया जाता है, लोहा से भी कठोर धातु, तो उसको स्प्रिंग खींचने में आपको कठिनाई होगा। तो कोई ऐसे कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसको आसानी से स्प्रिंग को खींचा जाता है, और कभी कभी किसी वस्तु को जो स्प्रिंग बनता है उसको खींचने में काफी तकलीफ होता है। इसी के चलते हर एक वस्तु का जो नियतांक होता है, स्प्रिंग नियतांक, वो अलग अलग रहेगा और वो दिया हुआ रहेगा। ऐसे स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन है जो बल हो गया, और मीटर हो गया कि कितना वो खिंचाया, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए क्वेश्चन देते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। स्प्रिंग से संबंधित जब क्वेश्चन रहेगा और स्थितिज ऊर्जा पूछ देगा तो ये फॉर्मूला को जरूर याद करना है। और ये फॉर्मूला है जो आपका गतिज ऊर्जा से मिलता जुलता है, ऐसे है गतिज ऊर्जा नहीं है लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना सकते हैं। गतिज ऊर्जा और स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग का जो क्वेश्चन है दोनों से अलग अलग है। गतिज ऊर्जा में क्या बोलते हैं, हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं, जबकि स्प्रिंग से संबंधित क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा पूछ देगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे के है जो स्प्रिंग का नियतांक है, और एक्स है जो स्प्रिंग के लंबाई में जो परिवर्तन का अंतर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि एक लोहा के स्प्रिंग, एक लोहा के स्प्रिंग, ठीक है, एक लोहा के स्प्रिंग के नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है, ये दे दिया है। और लोहा का एकदम फिक्स मान लीजिए यदि यही है तो यही रहेगा, चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो नियतांक बनेगा स्प्रिंग नियतांक उस वस्तु के धातु पे ही बनता है, ठीक है। तो लोहा का स्प्रिंग है, आप क्या कर रहे हैं,
उसको खींचते हैं और 60 से 70 सेंटीमीटर उसको कर देते हैं, तो पूछेगा कि बताइए उस वस्तु में या उस स्प्रिंग में कितना स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ। स्प्रिंग की नियतांक 100 न्यूटन मीटर है। यदि उस स्प्रिंग को 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 70 सेंटीमीटर खींचकर कर दिया जाए तो बताएं उस स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा। बस इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा। चलिए, तो कैसे बनाइएगा तो हम आपको बताए हैं कि जब स्प्रिंग का केस रहेगा, स्प्रिंग के केस में आपको क्या करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के है जो स्प्रिंग का नियतांक है, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक आपको दे दिया है, तो पहले क्या कीजिएगा, हाफ रहने दीजिएगा, गुना स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ है वो भी ऐसा ही मात्रक में, तो गुना 100 कर दीजिए। अब ये जो x है जो लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ है, 60 सेंटीमीटर से 70, तो कितना का अंतर है, तो 10 सेंटीमीटर का अंतर हो गया है। चलिए, तो 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि सबको ऐसा ही मात्रक में बनाना है। यदि मात्रक की पद्धति एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाइएगा तो आपका हिसाब किताब जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर जो है वही भी लंबाई की ही पद्धति है, लेकिन ऐसा ही पद्धति नहीं है, लंबाई का जो ऐसा ही पद्धति है वो मीटर है। तो अंतर कितना का है, तो 60 से 70, तो 70 माइनस 60 बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो मीटर में बदलने का क्या फॉर्मूला है, 10/100 कर दीजिए, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 गुना 100, 10/100 और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो फिर से इसी को लिख लीजिए 10/100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, 100 से 100 कैंसिल, फिर यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, हाफ। इसको आप 0.5 जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है, तो हाफ जूल भी खोजिएगा और नहीं तो 0.5 जूल, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक केस हो गया आपका स्प्रिंग का, ठीक है दोस्तों।